What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे और ये स्टडी डे है जो थोड़ा सा हैवी रहने वाला है, जिससे कि आप लोग बहुत सारी चीजों को रिवाइज कर सकें। कल शाम आप लोग की दूसरी वीडियो आ गई है। लास्ट वीक यानी कि लास्ट हफ्ते जो है मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, जिसमें फरवरी का करंट अफेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि हर एक वीक एक महीने का करंट अफेयर आप लोग कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग एग्जाम में जाकर बैठे तो लगभग एक साल का जो मोटे मोटे तौर पर करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के हाथ में रहे। तो ये मैंने टारगेट रखा था, तो उसी के ओर चलते हुए ये दूसरी वीडियो आप लोगों की आ गई है, जिसमें पूरा कंप्लीट जनवरी मैंने कवर किया है आप लोग का। फरवरी का मैंने लास्ट वीक डाला था, अब ये जनवरी का है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पीछे को चल रहे हैं। जैसे यहां पर फरवरी हो गया, फिर इस वीक जनवरी का आ गया, नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोग का दिसंबर का आएगा। तो इस तरीके से आप लोग का अच्छा खासा रिवीजन होता रहेगा। तो ये वीडियो मैंने कल शाम अपलोड कर दी थी, पर लेकिन जैसा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रहा था वैसा रेस्पॉन्स इस वीडियो पे मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये जैसे कि नॉर्मल वीडियो आती है, यानी कि जैसे मंथ कंप्लीट हुआ उसकी वीडियो आती है, उस पर रेस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो आप लोग, देख रहे हो अच्छे से। पर रिवीजन वीडियो में इतना इंटरेस्ट मुझे नहीं लगा कि बच्चे जो दिखा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वीडियो के पीछे मेहनत कितनी लगती है। इस वीडियो को बनाने में पूरा मुझे लगभग 10 से 11 घंटे का टाइम लग रहा है। लगभग 6 से 7 घंटे तो मुझे पीपीटी बनाने में ही लग जा रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करूं आगे, तो मुझे इसको रिकॉर्ड करने में 2 घंटे की वीडियो होती है, लगभग 2 से 2.5 घंटे की वीडियो चल रही है। तो उसको रिकॉर्ड करने में मतलब वो नहीं कहते कि पूरा काम हो जाता है, उसके बाद में फिर डिकोड करने में भी इतना टाइम लेता है और फिर इसको अपलोड करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट अगर आप लोगों को नहीं लगेगा तो बता देना मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है कि कंटिन्यू करनी है बात, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा वो लग रहा है यार इसमें, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोगों ने बोला कि सर संडे में लेकर मत आओ, सैटरडे में लेकर आओ। पर लेकिन इसकी वजह से मेरा पूरा जो शेड्यूल जितना होच पोच हो गया, संडे की जगह सैटरडे, क्योंकि मैंने संडे में डिसाइड कर रखा था कि संडे में इसको लेकर आऊंगा। तो सैटरडे में आने की वजह से मेरा पूरा जो सिस्टम है वो हिल गया इस अकेली वीडियो की वजह से। तो इसलिए इसको देख रहा हूं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है? यानी कि किस दिन ये वीडियो आएगी और आगे आप लोगों का रेस्पॉन्स देख के वीडियो आएगी। क्योंकि इस तरीके से यार इतना टाइम इसके एक वीडियो के अंदर देना और फिर उस पर एक रेस्पॉन्स जो होना चाहिए वो न होना, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से फिर डिमोटिवेट करने लगता है, ठीक है? तो अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग कहीं कोई कमी खामियां लगती है तो उसके बारे में आप लोग बताइए, फिर उसी हिसाब से उसको हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बेसिकली आप लोगों से शेयर करनी थी। बाकी पूरा कंप्लीट मंथ जो है वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों का कवर हो चुका है। तो इसलिए अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो वीक होगी वो आएगी दिसंबर की, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग कवर करते रहेंगे। कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो यार वो एक ही जगह है, वो है आप लोगों का टेलीग्राम। तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाती है, जितने भी मैं टोटल लेक्चर लेता हूँ, ठीक है? और मॉर्निंग में आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलती है। तो अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को न मिले और आप लोगों का अच्छे से रिवीजन होता रहे, ठीक है? यहाँ पर आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी क्या हुआ, पहले केसेस जो थे वो घटने स्टार्ट हो गए, पर लेकिन फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन जो बताया गया है, उन्हें कहते हैं कि लोगों ने डरना बंद कर दिया। तो लैक ऑफ फियर बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है। लोगों ने जो इसको बिल्कुल ऐसे ले लिया है कि वो नहीं कहते कि हाँ इससे कुछ नहीं होने वाला है, ज्योति सब फालतू की बातें थी। तो वो जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं उसकी वजह से अब फिलहाल जो है इसके केसेस जो हैं और ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो नियरली 2 करोड़ जो डोज हैं वो अब तक यहाँ पर दिए जा चुके हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी बड़ी एक प्रॉब्लम फिर से कंट्री के अंदर देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और जो पुडुचेरी, यहाँ पर कई जगह आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो उसके चलते जहां जहां पर भी ये दवाई डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, हर जगह प्राइम मिनिस्टर साहब के जो पोज थे यानी कि उनके जो फोटो थे, वहां पर हर जगह जहां जहां पर भी डोज दी जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि इनके फोटो वहां से हटाओ, क्योंकि ये लग रहा है कि सारा काम प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका एक तरीके से यहाँ पर होने था कि स्टेट गवर्नमेंट जो बेसिकली काम कर रही है उसको भी यहाँ पर अंडरमाइन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यानी कि इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। तो किस तरीके से काम करना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि देखिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो सारी मशीनरी उसके हाथ में होती है, सब कुछ जितना भी सारी चीजें होती हैं सारी पावर में है वो। तो इसलिए वो पावर का अपने आप को पावर में बनाए रखने के लिए गलत इस्तेमाल न करें। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराया जा सके जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो कैंडिडेट हो, सबसे पहले तो ये दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। उनको अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा में रहकर काम करना होता है, उससे बाहर नहीं जाना होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े अनाउंस कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा,
तो इस तरीके से नहीं होता है कि कोई भी ना तो कोई फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा, ना ही कोई नई स्कीम सामने निकल कर आएगी, ना ही कोई ऐसा होगा कि यहाँ पर रोड बनाई जाएगी या फिर कोई ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, कोई भी ऐसा लोक लुभावनवाद नहीं चलेगा। इसी के साथ में जैसे कि ये प्रोजेक्ट ही स्कीम है, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं बनाई जाएगी। पता चला सारे अपने जान पहचान वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो अपने एरिया में अपॉइंट कर दिए, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है। जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह भी की जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो सारा चार्ज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाता है। तो ये इसी के चलते जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये बोलता है कि दो कम्युनिटी को रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रीजन के नाम पर आप लोग उनको नहीं भड़काओगे, कोई भी ऐसी दुर्घटना देखने को नहीं मिलेगी जिसमें यहां पर आप लोग इस तरीके से कोई हरकत करते हुए नजर आओ। यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट और एक तरीके से बिना कोई एक माहौल खराब किए हुए, शांति का माहौल बनाए हुए आप लोगों को इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं। तो ये सारी बातें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इतनी सारी बातें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई हैं, फिर भी हमारी कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई इतना तजब्बु क्यों नहीं देता है, इतना तो मतलब इतना क्यों नहीं मानता है। तो उसके पीछे एक बात बोली जाती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारी कंट्री में जो है बेसिकली इसको वो नहीं कहते कि स्टैट्यूटरी जामा नहीं पहनाया गया है, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर इसके लिए अगर एक्ट बनाया जाए पार्लियामेंट में पास करके और उसको इंप्लीमेंट किया जाए, अगर कोई उसका हनन करता है तो किस तरीके से उसको सजा मिलनी चाहिए, तो वो प्रॉपर एक अगर ढंग से हो या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेसिकली अमेंडमेंट करके संविधान में इसके बारे में लिखा जाए तो लोग इससे डरेंगे। तो ये एक तरीके से कई बार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी टूथलेस टाइगर बोला जाता है, यानी कि बिना दांत का शेर, यानी कि बस दहाड़ सकता है काट नहीं पाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर प्रोविजन के साथ में इंप्लीमेंट की जाए ताकि सब लोग इनको इफेक्टिवली फॉलो करें। और क्योंकि इलेक्शन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होता है हमारी कंट्री में, अगर उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो फिर बहुत सारी और भी कमियां खामियां देखने को मिलेगी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अगर डिटेल में और भी आप लोग जानना चाहते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। टोटल आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए, जिसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है कोविड-19 की साइड से ही। देखिए आप लोगों को पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चलेगी। अभी यहां पर बात की जा रही है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो यहां पर ये बेसिकली सुरेंद्रजीत कौर है, यहाँ पर ये इनके द्वारा अपना हस्बैंड खो दिया गया और इसी के साथ में इनका बच्चा भी, इसकी डेथ हो गई और इसी के साथ में इनका जो फादर इन लॉ था उसकी भी डेथ हो गई। यानी कि घर के 4 आदमी जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीमारी के भेंट चढ़ गए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोगों के घर उजड़ गए हैं इस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से। तो जो लापरवाही में चल रहे हैं वो उसको बिल्कुल लापरवाही में न लें, अपना मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह वो सारी चीजें आप लोग रखें ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। तो अपनी सुरक्षा आप लोगों के अपने हाथ में है। ठीक है, तो यहां पर बात करता हूं अगर आप लोगों के सामने, तो बात की जा रही है वर्ल्ड वुमेन डे के बारे में। तो जो यहां पर वर्ल्ड वुमेन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं, जो औरतें हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि उनकी जो ड्यूटी है उन्होंने जिस तरीके से फॉलो की है। इनके द्वारा यहाँ पर ये लिखा गया कि मेरा फादर इन लॉ चले गए, मेरा बेटा चला गया, हस्बैंड चला गया, तो अब जब घर में जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल खाली खाली घर मिलता है। तो ऐसा लगता है कि जीने का कोई सहारा नहीं बचा। फिर मैंने अपनी ड्यूटी पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया कि अपने काम पर फोकस देती हूँ। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुझे हमेशा मैं आप लोगों के साथ में कई बार शेयर करता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम सर की कोटेशन है, डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। यानी कि अगर आप लोग अपनी जो काम कर रहे हैं उसको आप लोग पोल्यूट करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो आप लोगों को चापलूसी करनी पड़ेगी लोगों की। लेकिन अगर ड्यूटी आप लोग अच्छे से कर रहे हो तो आप लोग हमेशा लोग आप लोगों को सैल्यूट करेंगे। तो वही सैल्यूट यहाँ पर इनको मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग कभी भी किसी भी टेंशन में है लाइफ में, तो आप लोग अपना फोकस जो है आप लोग काम पर लगाने की कोशिश कीजिए। वो जो टेंशन है वो टाइम से आराम से खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जिंदगी में भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 की वजह से पंजाब के अंदर अभी 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अभी फिलहाल कोरोना वायरस के चलते केसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर कर्फ्यू लगा लिया गया है। तो ये काफी बड़ी एक दुर्घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसलिए लोग जो है बोला जा रहा है कि लापरवाही बरत रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस जो है वो फिर से और ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर ये बात की जा रही है, जो किसानों की जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लगभग 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके चलते यहाँ पर अभी जो टिकैत साहब हैं इनके द्वारा स्टार्ट की जा रही है 16th यूपी डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये उनको घूमते हुए गाजीपुर पहुंचेंगे 27 मार्च को। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम लोग डटे रहेंगे। इस पर्टिकुलर जो 3 बिल निकलकर सामने आए, ये जो अब एक्ट बन चुके हैं, इनको इंप्लीमेंट नहीं करने दिया जाएगा। तो देखते हैं कहां पर नेगोशिएशन होती है और कहां पर जाकर बात की जाती है। ठीक है, तो ये बातें हैं। ये दो जो ये न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है रेप विक्टिम के बारे में। एक बच्चे ने बोला कि सर ये न्यूज क्यों कवर करते हो? देखो यार, जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो उस सोसाइटी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। आगे चलकर तो आप लोग जैसे कि कोई
डीएम बन गया, कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया, तो आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में अगर पता रहेगा तो आप लोग सब चीजों को अच्छे से जान पाओगे। और ये सारी चीजें कई जगह आप लोग एथिक्स का या फिर एसए का, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ रहा है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ पर, एक जो लड़की थी लगभग 30 ईयर की, तो यहाँ पर इसका रेप किया गया, तो जिस पर्सन ने ये रेप किया उसको जेल हो गई, फिर बेल पर निकलकर वो बाहर आया और इसने क्या किया, कैरोसिन का तेल छिड़का इसके ऊपर, इसके घर में जाकर और उसके ऊपर आग लगा दी। तो उस लड़की की अब जान चली गई है। ये केस है जयपुर का। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक जो एक नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके चलते अब यहां पर जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए गए, तो 5 लाख रुपए का क्या किया जाए, जब यहां पर आज के डेट में इस लड़की के साथ में कल को किसी और लड़की के साथ में कंडीशन देखने को मिलेगी, तो ये सिचुएशन जो है ये सोसाइटी को बड़ा ही दर्दनाक एक अलग चेहरा दिखाती है कि ये भी चीजें हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, लोगों के मन में चीजों का खौफ न होना, इस तरीका माहौल क्रिएट करता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले इंसान को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, एक वुमेन थी यहाँ पर 27 ईयर बाद इसके द्वारा रेप की जो कंप्लेंट थी वो फाइल की गई, क्योंकि यहाँ पर इसका बच्चा हो चुका था और उसके द्वारा पूछा गया कि फादर कौन है। ठीक है, तो इनके द्वारा, क्योंकि इनके घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन घुसा था, इसके द्वारा यहाँ पर रेप किया गया बेसिकली इस लड़की का। तो 27 ईयर बाद यहाँ पर इनके द्वारा इसके बारे में बेसिकली अब कंप्लेंट फाइल की गई है। तो देखिए, अगर कहीं भी कभी भी अगर लगता है कि आप लोग अपनी जो ग्रीवेंस है वो सामने निकाल कर लानी चाहिए, तो उसको कभी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है तो एक तरीके से उसको बेसिकली आप लोगों को उसका बेसिकली खामियाजा आप भुगत रहे हैं ओनली, सामने वाले ने जो किया वो निकल लिया, तो ये सही तरीका नहीं है। तो उसको कम से कम सजा मिलनी चाहिए उस चीज की जिसने कुछ गलत काम किया है। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि इज्जत बेइज्जती के नाम पर इनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है अगर कोई भी ऐसे केस सामने निकल कर आते हैं तो। ठीक है, आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर इंटरिम बेल की बात की जा रही है। तो इंटरिम बेल होती क्या है, जब नॉर्मल बेल की बात की जाती है तो नॉर्मल जो बेल मिलनी होती है उसको लंबा टाइम लगता है, तो उसके लंबे टाइम के बीच में इंटरिम बेल ले ली जाती है। तो यहां पर हुआ क्या था हमारी कंट्री में, अभी कोविड-19 के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जो जेल थी वो बहुत सारे कैदियों से भरी पड़ी थी, तो बहुत सारे कैदियों को छोड़ दिया गया था, इंटरिम बेल दे दी गई थी ताकि कोविड-19 के केस कम हो जाए, तो फिर से इनको जेल की हवा खिलाने के लिए बुला लिया जाए। तो अभी फिर से यहाँ पर जो एक्सटेंशन दे दिया गया इनकी इंटरिम बेल के लिए, ताकि अभी चीजों को नॉर्मल रखा जा सके। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो टोटल मिलाकर 3499 लोग जो हैं वो इंटरिम बेल पर थे और उसको फिर अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अभी यहाँ पर जो बेसिकली गांव वाले एरिया में, आसपास वाले एरिया में लोग फिर से आना जाना घूमना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी यहाँ पर जो सीज फायर था 2003 का, उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जिसके चलते सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो कितना नॉर्मल करेंगे और क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में सारी बातें जानने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी इसके बारे में ये देखिए आप लोग कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां शांति रहनी चाहिए। इसी के साथ में जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना और इंडिया के बीच में, वहां पर भी शांति की बात की जाती है। तभी इन जो रेखाएं, सीमाएं हैं, इनके आसपास वाले लोग जो हैं तभी शांति में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। बाकी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये आप लोग देखते हैं, ये यहाँ पर बात की जा रही है कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस वे है डासना गाजियाबाद के अंदर में। तो यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये सड़कों पर बेसिकली इस तरीके से, तो इससे और देखिए कई बार इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को अपनी बात सुनाने के लिए सड़कों पर जो धरना दिया जाता है उसकी वजह से जो नॉर्मल जनता होती है उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर लेकिन इनका ये भी रहता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए जाया जा रहा है, कोई बीमार इंसान है, अगर कोई इमरजेंसी वाली चीज आ रही है तो उसके लिए चीजों को ओपन भी करते हैं। पर लेकिन फिर भी नॉर्मल जनता को काफी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए गवर्नमेंट को भी अब समझ जाना चाहिए और इनको भी, दोनों को मिलकर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा लोग जो है सड़कों पर पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रही है कि जो चल रहा है देख लेंगे, तो ये गलत चीज है। ठीक है, एक अभी मैंने आप लोगों से न्यूज डिस्कस की थी, जिसमें ना था हुज ट्रेजेडी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये एक बेसिकली खराब लेवल की शराब होती है जो पी जाती है और जिसके पीने के बाद में कई सारे लोगों की जान चली गई और कई सारे लोग जो है वो अंधे हो गए। तो अभी यहाँ पर बेसिकली इसी का सजा सुनाई गई थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर ये बिहार के अंदर में, तो सजा जो सुनाई गई, तो देखिए यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक तो जो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं उनके बारे में सोचिए आप लोग, उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल एक अलग पोजीशन में पहुंच गई जब लोगों की जान गई शराब पीने के चक्कर में। अब जिन लोगों को डेथ का सेंटेंस सुनाया गया है, अब उनकी वजह से उनके कई सारे परिवार वाले रहेंगे। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, अगर कोई गलत पाथ पे चलता है तो इस तरीके से उसका खामियाजा जो होता है वो परिवार को भुगतना पड़ता है। तो ये काफी दयनीय कंडीशन वाली एक सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है, तो उसी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर 3 बांग्लादेशी जो है उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये भाई साहब क्या कर रहे थे, ये लूट रहे थे लोगों को। तो ये ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये सारे बहुत बड़े इंपैक्ट डालते हैं अगर किसी कंट्री के साथ में। उन्होंने कहते हैं कि जो
इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हम लोग फेंसिंग क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इलीगल कोई एंट्री ऐसी नहीं देखने को मिले। और बांग्लादेश जो है हमारी कंट्री के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा टच करता है सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर, ये आप लोग बताइए। तो बांग्लादेश को हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल टच करता है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा आसाम, मेघालय, यहाँ पर हो गया त्रिपुरा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मिजोरम। तो ये सारे जो राज्य हैं हमारी कंट्री के बांग्लादेश को टच करते हैं। तो बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर अगर शांति रहती है तो बहुत सारे एरिया में हम लोग शांति ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर कोई एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिए। बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था KYC को लेकर, नो योर कस्टमर KYC को लेकर 7 लाख रुपए जो है वो ठग लिए गए। तो इससे आप लोग अगर अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लापरवाही जो है वो डूबती है। तो थोड़ा सा जागरूक रहिए, इन चीजों से डिस्टेंस बनाकर आप लोग रह पाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं हर एक राज्य का अपना खुद का बोर्ड है, ठीक है, कि हाँ ये यूपी बोर्ड हो गया, ये बिहार बोर्ड हो गया, ये पंजाब बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया। ऐसे ही दिल्ली को भी बोला गया है कि खुद का अपना एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे अरविंद केजरीवाल साहब। आज के दिन में CBSE के तहत यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो यहाँ पर अभी बोला गया है, इसको आगे अप्रूवल दे दिया गया सेटअप करने के लिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल सारे बोर्ड है ना, उसी तरीके से तो इनके द्वारा बोला गया कि अपनी जो राज्य की यानी कि अपने जो एरिया की एजुकेशन है, हालांकि यूनियन टेरिटरी पर अरविंद केजरीवाल जी इसको राज्य के तरीके से देखते हैं, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक खुद का एजुकेशन बोर्ड होगा। तो देखिए ये तो मानना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है जब से यहाँ पर ये पावर में है। और एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, अगर एजुकेशन और हेल्थ दो चीज आप लोग इंप्रूव कर देते हैं ढंग से, तो बहुत सारी चीजें जो कमियां और खामियां हैं वो दूर करते हुए नजर आएंगी सोसाइटी के अंदर। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। बाकी इलेक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था, बहुत ही तगड़े वाला रस्साकसी चल रही है वेस्ट बंगाल के बीच में। वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा लग रहा है नेशनल लेवल के इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस तरीके की दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब तक तो लग रहा था यहाँ पर कि बीजेपी और तृणमूल के बीच में यहाँ पर ये बेसिकली तृणमूल कांग्रेस के बीच में भी यहाँ पर ये रस्साकसी चल रही है। पर अभी यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर ये ट्राइपोलर देखने को मिलेगा, लेफ्ट कांग्रेस का भी कॉम्बिनेशन आ गया सामने निकलकर। तो बहुत एक अलग ही तरीका माहौल है। आप लोगों को क्या लग रहा है क्या होने वाला है? क्योंकि इतनी ज्यादा कभी किसी इलेक्शन को, राज्य के इलेक्शन को मुझे लगता है कि प्रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि फिलहाल जो है अभी ये बहुत ज्यादा चीजें रेगुलर आप लोगों को देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अगर बात करें हमारी कंट्री में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनको हम लोगों ने अभी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया था, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो इसके चलते फिलहाल अभी ये बोला गया है कि हेल्प डेस्क बनाई जा रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। हमारी कंट्री में जो केस आया था ट्रांसजेंडर, जिनको किन्ना या फिर हिजरा आप लोग बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इस केस के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये जो केस आया सुप्रीम कोर्ट में, ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2014 का केस था, तो उसमें बोला गया जिस तरीके से मेल होता है और फीमेल होता है उसी तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप लोगों को थर्ड जेंडर बनाना है। फॉर्म आप लोग भरते हैं, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, उसमें अब आप लोगों को अदर ट्रांसजेंडर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये केस था सुप्रीम कोर्ट का, तो इनको फंडामेंटल राइट देने की बात की। नॉर्मल पर्सन को फंडामेंटल राइट मिलते हैं हमारी कंट्री में संविधान के अंदर पार्ट 3 में अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं इन फंडामेंटल राइट के बेस पर लेकिन जो किन्नर हैं अब तक इनको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा था। तो संविधान में जो केस आया, यहाँ पर जो कोर्ट में केस आया, संवैधानिक एक तरीके से इनको राइट देने की बात की गई। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, जो केस यहाँ पर ये सामने निकल कर आया था, तभी बोला यहाँ पर कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि काफी बैकवर्ड है सोशली भी और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली भी, तो इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो जॉब वगैरह में भी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई ताकि प्रॉपर वे में इनको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। इसी के साथ में यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर देने हैं। अगर आज के डेट में आप लोग जाते हैं तो मेल है फीमेल है, आप लोगों को सर्टिफाइड नहीं करना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इशू थे। तो इसलिए सोसाइटी में अब कई सारी जगह इनको जॉब भी दी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आगे चलकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और सही तरीके से इनकी जो रिलेटेड चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है ताकि सोसाइटी में ढंग से इनको इंक्लूड किया जा सके। क्योंकि अगर कोई किन्नर है वो नेचुरली है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि एक पर्टिकुलर इंसान को सोसाइटी में इंक्लूड करके चलना है, इग्नोर नहीं करना है। तो उसी के बारे में ये बात यहाँ पर की जा रही है। आगे यहाँ पर ये हैदराबाद के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, हैदराबाद को अभी एक स्टेटस दिया गया था, ग्रीन कुछ करके स्टेटस दिया गया था, याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा है तो याद करो, उसको रिवाइज करो। मैंने आप लोगों से जब रिवीजन वीडियो आई थी उसमें भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और नॉर्मल भी आप लोगों से डिस्कस किया था कौन सा स्टेटस इसको दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर अभी बात की जा रही है डबल डेकर जो ये बस है फिर से स्टार्ट की जा रही है। ये 10 को पहले यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया था, फिर से अब यहाँ पर ये डबल डेकर बस जो है स्टार्ट की जा रही है। स्टेट ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन है हैदराबाद जो है बेसिकली तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो डबल डेकर बस यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है जिनको लगभग 20 साल पहले हटा दिया गया था।
तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों के एरिया में कोई डबल डेकर बस चलाई जाए तो कैसा आप लोगों को लगेगा, सही या फिर गलत, मतलब क्या आप लोग कैसे देखते हैं, चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि देखिए एक बस जो होती है वो नॉर्मली अगर दो बस का काम करे तो बहुत सारी जनता जो आज के डेट में ऊपर नीचे जो ठुसे हुए चलते हैं बस के अंदर में, तो इससे ये रहेगा कम से कम आज की डेट में एक सही नॉर्मल तरीके से एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल पाएगी। तो अगर कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जाती है तो मेरे हिसाब से तो सही है। अगर सजेशन भी आप लोग देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अंदर, तो ऐसे सजेशन आप लोग लिख सकते हैं कि जहां पर डबल आप लोग कैपेसिटी अगर बढ़ा देते हैं तो अच्छे से चीजें, जैसे कि ऐसे ना ट्रेन अगर मेट्रो आ रही है तो मेट्रो में अगर आप लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो और अच्छे से जल्दी जल्दी काम चलने लगता है। तो उस तरीके से आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ये न्यूज थोड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया और जापान के बारे में। इंडिया और जापान के बीच में जो बेसिकली न्यूज है वो यहाँ पर कोलंबो को लेकर है। कोलंबो के अंदर एक पर्टिकुलर टर्मिनल था जिसको कोलंबो जिसका जो बेसिकली कंसाइनमेंट था वो कैंसिल कर दिया गया था। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। कैंसिल इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट चला था, तो इसके चलते इनके द्वारा ये यहाँ पर ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल था उसको कैंसिल कर दिया गया था। पर लेकिन अभी इनके द्वारा ऑफर किया गया वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, तो इसमें इंडिया और जापान जो है वो कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से इनको प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं किसी कंट्री के उनको इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ये ट्राइलेटरल जो बेसिकली साइन किया गया था 2019 में ये साइन किया गया था, तो पर लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो चाइना का दबदबा काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो इंडिया और जो जापान है उनके द्वारा थोड़ा सा अभी अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। तो देखते ही है कि आगे इंडिया श्रीलंका के रिलेशन कैसे चलते हैं। जापान काफी गुस्से में, क्योंकि नॉर्मली जापान इन सब चीजों को लेकर काफी सीरियस रहता है, क्योंकि अगर कहीं पर ये जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर उस तरीके से देखते हैं ताकि एक अच्छा खासा आउटपुट मिल सके और सही तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। अगर कोई ऐसा माहौल देखने को मिलता है तो जापान उसको लेकर एक अलग रिएक्ट करता है। तो इसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज इन्होंने कैंसिल कर दिया, जरा सी देर में पता चला, फिर इनके द्वारा साइन किया गया, आगे चल के फिर कैंसिल कर दिया, तो सही तरीका थोड़ी ना होता है। तो इसलिए एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बाल बाल बच गए, 334 थी यहाँ पर इनको जो है ये 178 सीट जो है इनको मिल गई, जिसके चलते जो कॉन्फिडेंस वोट थे जीत गए, वरना इनका पत्ता कटने वाला था। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चलकर कैसे जो गवर्नमेंट नॉर्मल चल पाती है, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान को झेलने को मिल रही है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था FATF, ठीक है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। इसको निकालने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि पर कई सारी कंट्री के द्वारा बोला गया कि ब्लैक लिस्ट में डाल दो, क्योंकि बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है और उनको आज की डेट में भी पाकिस्तान के अंदर सह दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। दो मुद्दों पर बात की गई थी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग पहले से ही था इसमें, याद रखना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को इसमें 2001 में इंक्लूड किया गया था, ताकि जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनको जो फाइनेंस दिया जाता है कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा, ऐसे वरना कौन काम करता है, तो उसको ताकि रोका जा सके। इमरान खान साहब के द्वारा बोला गया अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म लेकर आएंगे, ईवीएम को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं हमारी कंट्री में, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि हाँ ईवीएम के अंदर घपलाबाजी की जाती है, जिसके चलते इलेक्शन में ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो पाकिस्तान में उसको रिफॉर्म की तरीके से देखा जा रहा है, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, जो भी रहेगी उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है इनका जो तख्तो ताज है वो बच गए हैं। यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी, जो कॉन्फिडेंस वोट यहाँ पर लाई गई थी, तो उसके चलते ये एक यहाँ पर अब लंबे समय तक जब तक यहाँ पर चीजें चल देंगी ये यहाँ पर बने रहेंगे, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी जो नेक्स्ट साइड में जो आप लोगों को न्यूज देखने को मिल रही है ये है NSD के बारे में। NSD जो है इसको अगर आप लोग बोलिए तो क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये हमारी कंट्री में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंट स्टेटस देने की बात की जा रही है। तो इसके चलते एक ऑटोनॉमी मिल जाती है बेसिकली इंस्टीट्यूट को, अपने हिसाब से वो कई सारी चीजें डिसाइड कर पाते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर उसको इस तरीके से ऑटोनॉमी दी जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो प्रेस रावल साहब जो है वो इसके चेयरपर्सन है। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है ये ऐसी चीजें, अगर कोई इंस्टीट्यूट होता है कहां पर है, क्या लोकेटेड है, क्या क्या चीजें। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा जो है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट बात, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो सीधी सीधी बात है ड्रामा इन सब कल्चर इनके बारे में बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ये सेटअप किया गया था 1959 में, तो 1959 में इसको सेटअप किया गया था। ये किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। इसी के साथ में ये आगे चलकर इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया, कब, 1975 के अंदर में, यानी कि हमारी कंट्री में जब इमरजेंसी लगाई गई तो उस टाइम पर ये इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया। 2005 में इसको ग्रांट किया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर, यानी कि एक यूनिवर्सिटी के तरीके से इसको बता दिया गया। और इसके बाद में फिर आगे चलकर यहाँ पर ये आज इसको अब नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में डालने की बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री में क्या है, ये नेशनल इंपोर्टेंस का अगर होता है, इसको इस कैटेगरी में जो डाला जाता है तो और ज्यादा अच्छे लेवल पर इसको सपोर्ट देखने को मिलेगी।
की। तो ये किसके साथ में एफिलेटेड है यहाँ पर, संगीत नाटक अकेडमी के साथ में। संगीत नाटक अकेडमी जो हमारी कंट्री में, जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, ये हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है और इसको 1953 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक बात है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके अंदर, ये बात की जा रही है काफी सारी एक काफी इंटेंस तरीके की यहाँ पर फाइटिंग देखने को मिली यमन के अंदर। तो यमन के अंदर लगभग 90 लोगों की जान चली गई है। ठीक है, तो इसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो देखिए जब क्लैश होता है, जो हुतई कम्युनिटी है जिसको मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ईरान जो है वो बैक करता है हुतई कम्युनिटी को। और अगर यमन को आप लोग एक बार देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हो गई अपनी कंट्री और ये हो गया यहाँ पर यमन। तो यमन ये वही है जहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा काफी लंबे समय से बम्बार्डमेंट की जा रही थी। तो उसी बम्बार्डमेंट को यहाँ पर रोकने की भी बात की गई, क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अब फिलहाल है कौन है, जो बाइडन। तो 46वें प्रेसिडेंट बने। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे सऊदी अरेबिया को, पर लेकिन अभी जो बाइडन ने मना कर दिया, क्योंकि ये 2015 से यहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो 2015 से जो बम्बार्डमेंट अब तक की जा रही है, कोई रिजल्ट तो निकल कर सही आ नहीं रहा है। तो इसलिए इन्होंने ये किया इसके चलते कि हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट नहीं करेंगे और यमन में शांति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो यूएस के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है एंटोनी बिल्कन, ठीक है, तो उनके द्वारा बेसिकली हुतई कम्युनिटी को भी बोला गया कि ये जो चीजें चल रही हैं उसको रोकने की कोशिश करो, और इसके चलते यहाँ पर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई। तो हुतई कम्युनिटी जो है यमन के अंदर है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ रहती है और ईरान इनको सपोर्ट करता है, और सऊदी अरेबिया चाहता है कि हुतई कम्युनिटी वहां न रहे, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ में लगती है। क्योंकि सऊदी अरेबिया आखिर क्यों इंटरेस्टेड है अगर आप लोग जाने, क्योंकि देखिए अगर पड़ोस में कोई एक बदतमीज टाइप की कंट्री अगर आ जाती है, उल्टी सीधी हरकतें करती है, तो लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर शांति बनी रहे। तो अगर पड़ोस में जैसे हमारी कंट्री की जो बाउंड्री टच करती है पाकिस्तान के साथ में, तो अगर कोई शांति प्रिय कंट्री होती है भूटान जैसी, ठीक है, शांति में अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर पड़ोसी देश में कोई गड़बड़ होती है, जैसे म्यांमार में भी गड़बड़ देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे रिफ्यूजी आप लोग आते हुए नजर आएंगे। तो ये चाहती है कंट्री की हाँ शांति बनी रहे पड़ोस में, ताकि नॉर्मल तरीके से चीजें चलती रहे। तो उसके चलते ये सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलती है। तो देखते हैं अभी क्या कंडीशन बनती है। तो एक ओवरव्यू आप लोग को पता होना चाहिए बेसिकली चल क्या रहा है। कोई पूछे तो आप लोग को ये ना लगे कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं, ये क्या हो गया। ठीक है, यूएसए के जो यहाँ पर सेनेट है उनके द्वारा जो बाइडन साहब हैं 1.9 ट्रिलियन जो कोविड-19 एड प्लान यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो कहां पर हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, दूसरे नंबर पर है हमारी कंट्री के अंदर में। तो अभी यहाँ पर जो फाइनेंशियल बिल है उसको लेकर आगे चल रहे हैं, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कितने अच्छे लेवल पर इनको इंप्लीमेंट किया था, और जल्दी से जल्दी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी क्या कोई सपोर्ट देखने को मिलेगी इस तरीके की बीमारी से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मैंने आप लोगों को गावी के बारे में बताया था, तो अभी एक बच्चा जो था वो पेपर दे के आया, उसके द्वारा बोला गया सर ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए अगर रिवीजन आप लोग करते रहेंगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं ये बोलता हूं कि बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर जैसे मैं चीजें बताता हूं, तो कई सारी जैसे कि कोई जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे रिवीजन वाली वीडियो आती है, तो उसमें कमेटी के बारे में, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, कल्चर के बारे में, पर्सन इन न्यूज के बारे में, गेम्स के बारे में, तो इसी के साथ में कोई एक्सरसाइज हो रही है डिफेंस की उसके बारे में, तो सारी चीजें आप लोगों को एक जगह देखने को मिल जाती है। तो अगर उसको आप लोग जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले मान लीजिए आप लोगों के पास में 10 से 12 वीडियो हो गई 2-2 घंटे की, ठीक है, तो एक बात समझिए आप लोग कि पूरे साल का करंट अफेयर आप लोग एक दिन में बैठकर 24 घंटे में आप लोग निपटा सकते हैं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। तो बेसिक पर्पज मेरा यही है कि एग्जाम में जब जाकर बैठो तो इतना कंफर्टेबल फील करो कि कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले। ठीक है, म्यांमार के अंदर मैंने भी आप लोगों को बताया कि मिलिट्री कू किया गया, तो कौन है वो इंसान, तो है मिंग ओंग हिलांग। तो ये है यहाँ पर एम ए हिलांग आप लोग बोल सकते हैं, या फिर MAH के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो इस पर्सन के द्वारा 2011 में ये मिलिट्री का चीफ बना। तो यहाँ पर तब से मिलिट्री का चीफ था, तो यहाँ पर लग रहा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आने वाली है वो अब थोड़ा सा काम यहाँ पर कर पाएगी, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी इनके द्वारा मिलिट्री कू किया गया, और ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं चाइना की सपोर्ट से काम किया गया। तो आज के डेट में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नहीं है, और ये भाई साहब यहाँ पर जो लीडर बनकर बैठ गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की, क्योंकि रखाइन स्टेट के बारे में आप लोगों को बात होगी याद, रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में। रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार के अंदर जिनको मार मार कर भगाया गया था, आज के में लगभग माना जाता है कि 9 से 11 लाख के करीब जो लोग हैं वो बांग्लादेश में रह रहे हैं, जिसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अभी यहाँ पर फेसबुक के द्वारा भी जो इनका पेज था वो भी यहाँ पर डाउन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी जो एक सोसाइटी में वायलेंस फैलाने वाली नीति को वहां पर पोस्ट कर रहे थे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। ठीक है,
केरला के अंदर जो है यहाँ पर बात की जा रही है कोविड-19 में हिड कम्युनिटी के बारे में। देखिए होता क्या है, हिड इम्यूनिटी जैसे बॉडी में अगर आप लोगों की इम्यूनिटी है तो बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। तो कुछ लोगों को लगभग 60 से 65% के करीब लोगों को आप लोगों ने दवाई दे दी। तो उन्हें कहते हैं कि अगर आप लोग कुछ लोग अच्छे रहेंगे तो अच्छे लोगों की संगत में आके अच्छे लोग बन जाएंगे। तो उसी तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो केरला में भी काफी यहाँ पर केसेज जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो एक कंडीशन देखने को मिलती है। ये यहाँ पर ये बेसिकली कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो साइंस और टेक की न्यूज़ डाला करो। यार अगर आप लोग देखेंगे जो पीआईबी वाली आप लोगों की वीडियो आती है उसमें कितनी सारी साइंस एंड टेक की न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं। हर दिन कोई ना कोई इसके अंदर न्यूज़ रहती है। तो आप लोग ऐसा क्यों लगता है साइंस एंड टेक कवर नहीं किया जाता है? तो पूरे वीक में कोई ना कोई न्यूज़ आप लोगों को साइंस एंड टेक की देखने को मिलती है। तो रेगुलर अगर आप लोग वीडियो फॉलो करके चल रहे हैं तो सारी साइंस एंड टेक की जो न्यूज़ है वो आप लोग की कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग देखिए रिविजन अगर आप लोग करते रहेंगे, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लोगों को लगेगा तो हाँ इसकी सारी चीज़ें यार हम लोगों ने पढ़ रखी है, पर लेकिन जब तक आप लोग रिविजन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को चीज़ें ऐसी लगेगी कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसलिए रिविजन आप लोग करते रहिए, वीकली भी आप लोगों को रिविजन करते रहना चाहिए, इसी के साथ में आप लोगों को मंथली भी रिविजन करते रहना चाहिए। तो ये तभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो बात की जा रही है एल्जाइमर डिजीज के बारे में। तो यहाँ पर एल्जाइमर होता क्या है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एल्जाइमर बेसिकली मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है आप लोगों के। तो ये मेमोरी या फिर मेंटल जो होता है वो फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इंसान जो है वो किसी को पिक्चर आप लोग उसको किसी की दिखाएंगे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, बातें भूलना स्टार्ट कर देगा, कई सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है। इसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का आज तक। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है इसको मेडिटेशन करके या फिर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी करके टेम्परेरी तौर पर इंप्रूव किया जा सकता है। तो हमारी कंट्री में JNCASR जिसको बोलते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में। इसकी टीम के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि पोटेंशियल ड्रग जो कैंडिडेट फॉर एल्जाइमर के लिए यहाँ पर हो सकता है कि ये दवाई काम करे, क्योंकि अभी इनके द्वारा माइस के ब्रेन पर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, जिसने जो चीजें थी उसको सही बेसिकली इंप्लीमेंट किया। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो बोला जा रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल जिसको TGR63 ये यहाँ पर रिड्यूस करें यहाँ पर एम्लोइड जो बेसिकली इसके अंदर जो था, यानी कहने का मतलब है कि बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एल्जाइमर के बहुत सारे मरीज देखने को मिलते हैं, हर साल लगभग 1 मिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कंडीशन जो है खतरनाक इंपैक्ट डालती है और एक इसी के नाम पर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा वर्ल्ड एल्जाइमर डे जो होता है, तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे जो है ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली अभी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बोला जा रहा है कि देखेंगे क्या क्या उसके अंदर किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिजिटल करेंसी इसको बोला जाता है। आप लोगों के हाथ में ये करेंसी कभी नहीं आएगी, ये बिल्कुल ऐसे जैसे इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, हाथ में पैसा नहीं आता है, ट्रांसफर आप लोग आसानी से कर लेते हैं। हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था रिसेंटली अभी की जो क्रिप्टो करेंसी है वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आएंगे तो इसको बैन कर दो। पर लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि क्रिप्टो करेंसी को आप लोग बैन नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है कि इंसान आराम से ट्रेड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उस तरीके से आप लोग इसको बैन नहीं कर सकते, इसको रेगुलेट कीजिए। तो रेगुलेट कितने अच्छे से आप लोग कर सकते हैं वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो उसी के चलते अभी क्या क्या रेगुलेशन किया जा सकता है, क्या क्या बातें की जा सकती है। तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी कि क्रिप्टो करेंसी में अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है जो हम लोग सही कर सकते हैं और कितने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये है। ये आप लोगों को याद ही होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो चाइनीज बेसिकली अटैक किए गए चाइनीज वायरस के द्वारा। तो उसके चलते अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि अटैक किया गया है और पूरा रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक के सामने रखेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अटैक यहाँ पर हुआ और यहाँ पर ये बोला गया पब्लिक के सामने रिकॉर्ड रखेंगे। तो देखते हैं कैसे चीजें निकल कर आती है। पर लेकिन चाइनीज जो कंपनी है काफी लार्ज स्केल पर इंडिया की जो फैसिलिटी है, चाहे वो डिफेंस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे इन सब चीजों के बारे में ये अटैक करते हुए नजर आते हैं। तो इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है। हम लोग को अपनी खुद की जो सिक्योरिटी है वो इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिचुएशन यहाँ पर संभल पाएगी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का एक ओवरव्यू। देखिए संडे में ना बेसिकली आप लोगों के सामने कोई एडिटोरियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अगर कोई न्यूज भी आती है वो मैक्सिमम जो पूरा वीक होता है आप लोगों का मंडे से लेकर और जो सैटरडे तक, उसके अंदर मैक्सिमम चीजें आप लोगों की कवर हो जाती हैं। अब संडे में बहुत कम जो न्यूज देखने को मिलती है, इसलिए मैंने बोला था कि संडे में मॉर्निंग में आप लोगों की रिवीजन की वीडियो आ जाया करेगी और फिर आप लोगों का जो भी 2-4 न्यूज हुआ करेंगी वो हम लोग कवर कर लिया करेंगे, जो आप लोगों का मंडे वाला न्यूज़पेपर हुआ करेगा।
ये कई सारे बच्चों के द्वारा मेल भी किया गया कि सर जो पहले आपने बोला था उसी को फॉलो करो, इसको बार बार चेंज मत करो। तो नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अभी मैंने देखा जिस तरीके से जो आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है, बोल तो रहे थे कि हाँ सर पहले डाल दो पहले डाल दो, पर लेकिन रेस्पॉन्स वीडियो को देखो तो सही, एक बार उसके अंदर कोई कमी लगे तो फिर आप लोग बताइएगा इसको। ये पूरी जनवरी की 2 घंटे 2 से सवा घंटे के अंदर आप लोग की खत्म हो रही है, मतलब इसमें भी आप लोगों को एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, वो भी जब भी एग्जाम पास में है। तो मुझे तो लग रहा था कि बहुत इंटरेस्ट लेकर आप लोग इसको फॉलो करोगे, लेकिन अगर इस तरीके से आप लोगों की रिएक्शन रहेगी तो फिर मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या 11 से 12 घंटे वर्थ इट है यहाँ पर एक वीडियो के लिए देना, और जिसका रेस्पॉन्स ऐसा दिख रहा है तो कुछ और टॉपिक बना लो इससे अच्छा, तो जिससे कि आप लोग एक तरीके से ढंग से चीजों को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो सीरियसनेस जो आप लोगों की होगी उसी के बेस पर चीजें आगे बढ़ेंगी, ये आप लोग चीजें ध्यान रखना। ओके, तो अगर आप लोग अच्छे से इनको एंजॉय कर रहे हैं तो उसी तरीके से मतलब रेस्पॉन्स आना चाहिए। फिर ये नहीं कि 12 घंटे वीडियो बनाने में लगे और देख रहे हैं उसको 2-3-4 हजार आदमी। ठीक है, इससे अच्छा कोई और वीडियो बनेगी, कम से कम ज्यादा बच्चे देखेंगे, ज्यादा को फायदा होगा। तो ये अगर नहीं होती है रिक्वायरमेंट तो उनको बताइएगा। तो नेक्स्ट वीक की वो लेकर आनी है, रिवीजन कराना है नहीं कराना है, फिर मंथली चलता रहूं जैसे नॉर्मल एक ही महीने के पीछे का रिवीजन न कराऊं, ऐसा चाहिए। तो आप लोगों के माइंड में जो भी चल रहा है बताइएगा, कमेंट पढ़ूंगा तो जैसा रेस्पॉन्स मुझे लगेगा उसी के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बनाइए जनवरी के मंथ की, देख लेना। अगर आप लोगों को बाकी जो भी लगता है तो आप लोग अपना बताइए ना कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये है कंप्लीट वीडियो, थोड़ी लंबी होती है पर लेकिन उसके अंदर कंटेंट होता है, जाकर देखो तो सही, एक बार चक्षु खुल जाएंगे आप लोगों की कितना सारी चीजें कवर की गई एक वीडियो के अंदर। कहीं इस तरीके से चीजें अगर आप लोगों को मिल रही हैं तो उसको अप्रिशिएट करो, उनको देखो अच्छे से, अपना फायदा उठाओ उन चीजों का। ठीक है, सामने कोई ना कोई मेहनत कर रहा है बहुत तगड़ी तोड़ ताबड़तोड़, तब जाकर ये चीजें इस तरीके से आती हैं। तो यही चीजें अगर आज के डेट में पेड़ बेचने लगो ना तो दबाकर इसके ऊपर दुनिया भर का रिवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज है कि फ्री में मिलती है, कई बार ये सोचते हैं कि यार चल रहा है जिस तरीके से, क्योंकि सामने वाले की मेहनत उस टाइम पर अप्रिशिएट नहीं की जाती ना, तो वो चीजें फिर अंदर से लगने लगता है कि क्यों इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, किस बेस पर, तो उसको उसी तरीके से रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें छोड़ छाड़ के इस चीज के पीछे लगा जाता है, तो मेहनत की जाती है तो फिर उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इसको, इस वीडियो के नीचे भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका लिंक देखने को मिल रहा होगा, तो इसको जरूर देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो रिवीजन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स लॉर्ड, और इसी के साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से जाकर, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।